अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष सेंट्रल हिंदू स्कूल के साल 2015 के एंट्रेंस एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सरकारी एग्जाम.com के वेबसाइट से हमें ये पेपर प्राप्त हुए हैं, क्योंकि BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये पेपर उपलब्ध नहीं है। और बहुत सारे रिक्वेस्ट थे बच्चों के कि सर कृपया करके और सारे पेपर्स हमें दीजिए जो पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यही सोच करके हमने काफी मेहनत की और ये वीडियो आप तक पहुंच रही है। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल है, ये इंग्लिश का है कि विच इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड क्वेरल। क्वेरल का इनमें से कौन सा सिनोनिम नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं आर्गुमेंट, बिकरिंग, डिस्कॉर्ड या क्वेरी। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा क्वेरी, QUARRY। क्वेरी जो है इसका सही उत्तर होगा। इनमें से इसका सिनोनिम नहीं है क्वेरी। ऑलराइट, सो क्वेरी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट एड ER एट इट्स एंड एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड। मतलब इनमें से 4 शब्द जो दिए गए हैं ऑप्शन में, इनमें कौन से शब्द में ER ऐड करके नया शब्द नहीं बनाया जा सकता, यही हमें बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं सून, SOON, क्विक, टाइम या WICH। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टाइम। टाइम के साथ ER टाइमर लगाने पे वैसे मीनिंग नहीं बदलता है इसका। ऑल राइट, सो द थर्ड क्वेश्चन इज चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। देयर आरंट डैश हेयर पीपल हेयर, मच, मेनी, अलॉट एंड सम। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मेनी। देयर आरंट मेनी पीपल हेयर, है ना। मच नहीं लग सकता क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ जो है ना मेनी ही लगता है, और अलॉट भी अनकाउंटेबल के साथ ही लगता है। सम तो अलग, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो देयर आरंट मेनी पीपल ओवर हेयर या हेयर। चौथा जो है चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बॉक्स। बॉक्स, बॉक्सर, बॉक्सेस, बॉक्सेस। तो इसका प्लूरल क्या है? बॉक्स का प्लूरल क्या होता है? बॉक्सेस होता है, BOXES, BOXES, बॉक्सेस, है ना। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ हर, शी, ही और हिज। तो इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ हर, है ना। हु वेंट विथ हर, शी नहीं यहाँ पे आएगा। शी हमेशा पहले आता है, मतलब एकदम जो मेन वो होता है, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, उसके तौर पे शी या ही का प्रयोग किया जाता है। बट यहाँ पे इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ हर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड। टेक, चीफ, बिहेव, नन, दिस, इन या मिस। तो इसका सही उत्तर होगा वो मिस होगा। मिस प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स मतलब वो शब्द जो शब्दों से पहले मिल करके उसका अर्थ बदल देते हैं ना, प्रीफिक्स। और सफिक्स जो है वो शब्द के पीछे लगते हैं, मतलब बाद में लगते हैं। तो मिस मिस्टेक हो जाएगा, मिसचीफ हो जाएगा, मिसबिहेव हो जाएगा, है ना। तो मिस इज द राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही डील्स डैश राइस, इन, विद, एट, ऑन। ही डील्स इन, विद, एट या ऑन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इन। He deals in rice, right? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which suffix can be used with the following word? इसमें से कौन सा सफिक्स यूज किया जा सकता है स्पून और माउथ के साथ? तो ILY लगेगा, Y लगेगा, ER लगेगा या FUL फुल लगेगा। तो स्पून फुल, माउथ फुल, सो FUL would be the right answer, ऑप्शन डी 8वां का। आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। एंशियंट, एंशियंट का इनमें से क्या मीनिंग होता है? न्यू, मिंट, एज्ड या सेज, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एज्ड। एंशियंट मतलब क्या होता है? पुराना। ऑलराइट, पुराना ही होता है ना। हाँ। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। मतलब कि
इन चारों ऑप्शंस में से किस सेंटेंस में एकदम करेक्ट वर्ड में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई लेंट माई पेंसिल हिम, नहीं ये भी सही नहीं है। माई पेंसिल आई लेंट हिम, ये भी सही नहीं है। माई पेंसिल हिम आई लेंट, ये भी करेक्ट ऑर्डर नहीं है। अगला है आई लेंट हिम माई पेंसिल, ये सही है। तो आई लेंट हिम माई पेंसिल, मैंने अपना पेंसिल उससे उधार दिया, ऐसा कह सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फॉर द सेंटेंस बिलो चूज द बेस्ट आंसर। शैल वी गो टू द जिम नाउ, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल इसका सही उत्तर हो जाएगा। शैल वी गो टू द जिम नाउ, तो हम आंसर दे सकते हैं कि नॉट एट ऑल। बाकी आई एम टू टायर्ड, इट्स वेरी गुड, इट आई सपोज यू कैन, ये अप्रोप्रिएट नहीं है ज्यादा। Which is the adjective in the given sentence? The tall girl met a boy. The tall girl met a boy, इसमें adjective क्या है, विशेषण कौन सा है? तो कैसी लड़की? Tall लड़की। Tall is the right answer over here, है ना, यही है विशेषण, यही है क्या कहते हैं एडजेक्टिव। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस। राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल। राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल, और यहाँ पे हमें लगाना है ज्वाइन सेंटेंस को करने के लिए, है ना, कंजक्शन लगाने हैं कहने का मतलब। तो बट होगा, एंड होगा, सो होगा, या फिर और होगा। इसका क्या उत्तर होगा, सोचिए जल्दी से आप। तो इसका सही उत्तर होगा और, ओ आर, और। डोंट राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल। अगला है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द विकेड बॉडी स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। The wicked body slapped the girl loudly. तो इसमें आइडेंटिफाई एडवर्ब करना है, एडवर्ब कौन सा है ना। तो ऑप्शंस हैं विकेड, स्लैप्ड, बॉय या लाउडली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लाउडली। लाउडली क्या होता है, वर्ब की विशेषता बताने वाले एडवर्ब होते हैं, है ना। तो उसने कैसा स्लैप किया, स्लैप तो किया, थप्पड़ तो मारा, कैसा मारा, लाउडली मारा, जोर से मारा, है ना। तो इसलिए दिस इज एडवर्ब ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ड्रॉट का उल्टा क्या होता है, ड्रॉट का ऑपोजिट क्या होता है? तो ड्रॉट का उल्टा होता है फ्लड। इज इट फ्लड, है ना, बाढ़ का सूखा। क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। तो इसके ऑप्शंस लीव्स वर येलो एंड स्टिकी, इसमें वर्ब निकालना है। तो वर्ब कौन सा हुआ, वर्ब हुआ वर। वर इज हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर, है ना। वर इज, एम आर, दिस आर हेल्पिंग वर्ब। वाज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड नाइफ। नाइफ का प्लूरल क्या होता है, आप जानते ही होंगे, नाइफ्स, KNIVES, KNIVES इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव, 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 RECEIVE, रिसीव, RECEIV, रिसीव, करेक्ट आंसर। इसके बाद होगा विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लवली। लवली का एंटोनिम इनमें से कौन नहीं है? तो लवली का एंटोनिम टॉल, अगली, ड्रैब, ऑफुल। तो टॉल नहीं होगा, है ना, टॉल नहीं होगा, बाकी तो सब होंगे ही। मतलब लवली का उल्टा अगली भी हो सकता है, ड्रैब भी हो सकता है, ऑफुल भी हो सकता है, बट टॉल तो लंबा होता है, लंबा का छोटा होना चाहिए। बट लवली मतलब somebody is beautiful, तो that is called lovely, या खूबसूरत, या दूसरे सेंस में भी somebody is awesome, that is also lovely, मतलब अच्छा के सेंस में होता है यूज। तो इसलिए टॉल इज द राइट आंसर। अगला है कि चूज द बेस्ट आंसर। व्हाट इज योर सिटी लाइक? आई हैव नो आइडिया, इट्स स्मॉल बट नाइस, आई डोंट लाइक इट, या आई लाइक इट लॉट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इट्स स्मॉल बट नाइस। It's small but nice. Alright. अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ताजमहल डैश एक अद्भुत नमूना है। शिल्प कला, चित्रकला, मूर्तिकला या स्थापत्य कला। तो इसका सही उत्तर होगा स्थापत्य कला। ताजमहल स्थापत्य कला एक अद्भुत नमूना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें अंजलि, अंजलि, अंजलि या अंजलि। तो इसका अंजलि है, छोटी की मात्रा आएगी ल के ऊपर। इसके बाद है शुद्ध वाक्य चुनिए। तो माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है।
माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है, या माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है ना? दिस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन कि माता पिता शब्द में कौन सा समास है? तो माता पिता दोनों पद प्रधान है, तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, है ना? द्वंद्व समास, माता पिता, सीताराम, ये सब कौन सा होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है 25, चेहरे की हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत लज्जित होना, क्षमा मांगना, घबरा जाना या गर्मी के कारण पसीने आना। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है घबरा जाना। चेहरे की हवाइयां उड़ना मतलब घबरा जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रमेश धीरे धीरे जाता है, इस वाक्य में अव्यय है। रमेश से धीरे धीरे, धीरे धीरे होगा। अव्यय क्या शब्द होते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके रूप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अनुसार कभी नहीं बदलते हैं। तो धीरे धीरे को आप किसी भी सेंटेंस में प्रयोग कीजिए, आप कैसा भी सब्जेक्ट सामने लाइए, सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता लेके आइए, उसका जो रूप है वो ऐसा ही रहेगा, धीरे धीरे ही रहेगा, धीरा धीरा नहीं हो जाएगा, है ना? तो इसलिए इसे अव्यय कहते हैं। दर्शन के योग के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? दर्शनीय। दर्शन के योग दर्शनीय, है ना? दर्शनीय, यह मंत्र दर्शनीय है, देखने लायक है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है जी? कान भरना मतलब चुगली करना, आप सभी जानते ही होंगे। कान भरना, उसने उसका कान भरिया, या उसकी आदत है हमेशा कान भरने की, दैट इज चुगली करना। कान भरना मतलब। लेखक, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो लेखक का लेखिका। देखिए ये सब क्या कहते हैं, विलोम शब्द, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब बिल्कुल रटे होने चाहिए इस एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन गलत होने का गुंजाइश नहीं हो। क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत होना आपका कहीं ना कहीं कंपटीशन से बाहर निकालने के लिए काफी होता है। कंपटीशन काफी होता है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार भी बैठ रहे हैं। आयात शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा, आयात का क्या होगा? निर्यात। आयात का विपरीत क्या होगा? निर्यात। अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। 31 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए 32 नंबर पे कि राधा दौड़ रही है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक है, यौगिक है, अकर्मक है या प्रेरणार्थक है? तो इसका सही उत्तर होगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ये सकर्मक नहीं है। देखिए सकर्मक अकर्मक सबसे अच्छा टेस्ट करना हो तो जो वर्ब होता है, मतलब कि क्रिया जो होती है, उससे पहले क्या टेस्ट कर लीजिए। अगर उसका आंसर मिलता है तो तब तो वो सकर्मक है, नहीं मिलता है तो अकर्मक है। तो राधा दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है? कोई आंसर मिला? नहीं मिल रहा। जैसे कोई खा रहा है तो खा क्या रहा है, उसका आंसर मिल जाएगा, जो भी कुछ खा रहा, रोटी, दाल, सब्जी जो भी है, तो वो सकर्मक हो जाएगा। बट यहाँ ये अकर्मक है, क्योंकि क्या लगाने के बाद हमें कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है रसायन, पर्याप्त, विस्मरण, प्रदर्शनी। तो ये तो तीनों के तीनों सही है, बट रसायन जो है, रसायन नहीं होता है, यहाँ पे न लगता है, टवर्गी न नहीं, बल्कि ये न लगता है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हाँ, ये है ड का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु या फिर ओष्ठ दंतोष्ठ। ड, ट, ठ, ड, ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ, तालु, मूर्धा। मूर्धा होना चाहिए, है। कंठ होता है कवर्ग का, चवर्ग का होता है तालु, और टवर्ग का होता है मूर्धा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? प्राण, आंसू, होश, ये सभी। तो इन सभी का प्रयोग जो है बहुवचन में होता है। जैसे कि आपको बताऊं कि उसके प्राण उड़ गए, उसके आंसू बहने लगे, उसके होश उड़ गए, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो ये सभी आंसर इसका जो है ये होगा 35 का डी। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनेगी? द्रव्यवाचक संज्ञा से शराब से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनेगी? शराबी। शराबी जातिवाचक संज्ञा है, जबकि द्रव्यवाचक संज्ञा शराब हो गया, है ना? तो शराबी मतलब जातिवाचक कैसे हो गया कि शराबी जैसे हम कहेंगे तो पूरे दुनिया भर में जितने भी शराबी लोग होते हैं सबका बोध होता है, इसलिए वो जाति भर का बोध होता है ना? तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनु, अनु, अ या फिर
अन, तो अन का प्रयोग हुआ है, अनधन उपस्थित बराबर अनुपस्थित। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की, आपको पता ही होगा, रटा रखा होगा ये तो। बीजक कबीरदास। कबीरदास इनफैक्ट अपना जीवन का मैक्सिमम जो समय है वो बनारस में ही गुजारे थे, और ऐसा कहा जाता है कि वो एक, उनका जन्म एक जुलाहे परिवार में हुआ था, उनको रोड के किनारे फेंक दिया गया था, लेकिन उनका पालन पोषण जो है किसी और ने किया था, ऐसा ऐसी मान्यता है इनफैक्ट। और काफी नामी व्यक्ति कबीर जो है वो हमारे उस काल के, संत काल के। हम्म। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्ता ने कर्म को, मतलब कर्म कारक का बोध होता है, कर्ता ने कर्म को। एकदम ये सब एकदम देखते ही आंसर आना चाहिए आपके जवाब पे। कर्ता ने कर्म को, करण से, ये रटा होना चाहिए। क्वेश्चंस आएंगे, एक दो आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो ग्रामर का बिल्कुल, ग्रामर होता आसान है, एक दो बार पढ़ लेते हैं तो हमें जीवन भर याद रहता है। मैंने भी ग्रामर उतने मतलब बचपन में ही पढ़ी थी, छठी सातवीं आठवीं जैसे तक, लेकिन याद है अभी तक, तो आपको भी याद रहेगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? हरिऔध, निराला, अगे। अगे है। श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगला क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं कि 100 इंटू 80 मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा और मार्ग बनाना है, तो यदि मार्ग बनाने का खर्चा 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्च पड़े, तो मांग बनवाने का खर्च कितना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 41 है। ये आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। तो इसमें क्या करना है, देखिए, ये आयताकार हो गया, है ना, ये 100 मीटर इसकी लंबाई हो गई, 80 मीटर चौड़ाई हो गई, एक 2 मीटर का रास्ता इसके बाहर बाहर से हमने खींचना है, 2 मीटर का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, सबसे पहले उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो 100 दूनी 2, 200 इधर हो गया, 100 दूनी 2, 200 इधर हो गया, 80 दूना 160, 80 दूना 160, इतना हो गया। लेकिन और चौराहे पे यहाँ पे कॉर्नर पे ये 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, चूंकि उसकी रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर थी ना, यहाँ भी 4 मीटर, तो 4 का 16, 4 4 8 4 12 4 16, तो 16 जुट जाएगा, मतलब कि 400, क्या कहते हैं कि, हाँ, 400 प्लस 180, 320 प्लस 16, फिर उसमें 150 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर हमारा आएगा बी, 1104,000 रुपीज टोटल खर्च आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं करना था, जो ये बेसिक चीज मैंने डायग्राम बनाई है इसी से आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 42 कि मोहन ने 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया, और यदि कुल ब्याज 1230 रुपए चुकाया गया, तो उसमें कितने रुपए उधार लिए थे? तो ये भी आसान सा सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं है। 6 वर्ष टाइम दिया हुआ है, 5 वर्ष आपका दर दिया हुआ है, और कुल ब्याज, ब्याज भी दिया हुआ है 1230 रुपया, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 इक्वल्स टू 1230। एक्स मान लीजिए मूलधन को, और आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 का बी, दैट इज 4100 रुपीज। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यदि तीन संख्याएं 3 4 6 के अनुपात में है तथा गुणनफल 1944 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये भी आसान सा प्रश्न है, कुछ है ही नहीं इसमें। माना कि अनुपातों में x शामिल है, तीनों संख्याएं क्या होगी, 3x 4x 6x। अब तीनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौके 12 और 12 छक 72, 72x क्यूब इज इक्वल्स टू 1944, या x क्यूब बराबर कितना होगा, x क्यूब बराबर हो जाएगा 1944 बटे 72, जिसका मतलब हो जाएगा 27। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 छक 18, 18 वुड बी राइट आंसर होगा। बस सिंपल, 43 का ए। आगे बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को व्यास मानकर एक वृत्त बनाया गया तथा वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची जाती है, जीवा की लंबाई क्या होगी? ये भी मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सा है, और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 18 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट देता हूँ आपको। 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को व्यास मानकर, इसका मतलब एक रेखा है 8 सेंटीमीटर की, मान लीजिए वो व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा। केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची जाती है, 3 सेंटीमीटर मान लीजिए ऐसे दूरी है, एक जीवा खींची जाती है, जीवा कॉर्ड,
ऐसी खींच दी गई और इसको मारो परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मार दिया। अब इसको यहाँ से ऐसे मीट कर सकते हो, अगर ऐसे इसको जैसे ही मीट करते हो, जैसे ही मीट करते हो, इसका मतलब क्या है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये है हमारा त्रिज्या, मतलब कि 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो इसकी वैल्यू नहीं निकल जाएगी आराम से। 4 स्क्वायर मतलब 16, 3 स्क्वायर बराबर 9, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू √7, √7 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो हालांकि मुझे लग रहा है कि इसका जीवा की लंबाई पूछी हुई है तो शायद गलत है, बट नियरेस्ट आंसर √18 आ रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर लंबा है, यदि उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर का अंतर है तो वे भुजाएं कितने सेंटीमीटर लंबी होंगी। वे भुजाएं, देखिए इसमें दो प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका आंसर 15 और 20 दोनों होना चाहिए, क्योंकि 25 सेंटीमीटर अगर कर्ण है तो दोनों बाकी की भुजाएं जो है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, कुछ करना नहीं है। एक x मान लिया, दूसरा x+5 मान लिया, क्योंकि दोनों में 5 का अंतर है बस, तो इसलिए 15 और 20 दोनों होना चाहिए। अगर जो भी आंसर की जो है ऑफिशियल वेबसाइट की मानी हो उसके अनुसार, बट वैसे 15 और 20 दोनों आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है वे भुजाएं कितनी सेंटीमीटर लंबी होंगी, भुजाएं मतलब दो, 15 और 20 दोनों होना चाहिए इस केस में, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में x का मान, ये देखिए एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है कि किसी भी जीवा से अगर वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण और उसी जीवा से सरकमफ्रेंस से बनाया गया कोण आधा होता है, कौन से कोण के, इस कोण के, इस कोण के, मतलब केंद्र पे बनाया गया। तो देखिए ये 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है ना। ट्राइंगल लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ, मतलब इक्वल साइड्स इज 30 डिग्री। 30 30 60 हो गया, 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 आ जाएगा यहाँ पे। तो x का मान कितना हो जाएगा, 120/2, मतलब आधा, अभी जो फॉर्मूला बताया मैंने आपको, तो ये है 60 डिग्री आंसर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। करके देख लीजिए, वर्ग का विकर्ण बराबर, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको सबसे पहले। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा, है ना। तो क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे विकर्ण को 2 गुना करके, तो ये 4 गुना आएगा, सीधा सीधा, कुछ है नहीं इसमें। अगला सवाल है, यदि x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 का स्क्वायर, तो x का मान, सिंपल सरलीकरण करना है आपको, फॉर्मूला वो वाला लगा देना है, कौन सा वाला, x माइनस a माइनस b द होल स्क्वायर दोनों केस में, और फिर धीरे धीरे सिंप्लीफाई की तरफ बढ़ेंगे। तो आंसर इसका जो है ये आएगा 4/3 and 2, आंसर बी वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है ना। इसको समझाने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ कि इतने तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आता होगा आपको। किसी धनराशि में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी वृद्धि होगी, कुछ नहीं करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर t टाइम। प्रिंसिपल छोटी कॉस्ट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर t होता है। ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है, यहाँ पे r की जगह 10 रखना है, t की जगह 2 रखना है। आंसर मान लीजिए कि 100 रुपए मेरी धनराशि है, तो ऐसा करेंगे 2 वर्ष के बाद, तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 21 21, तो 21% वुड बी द राइट आंसर होगा। 121 हो गया तो 121% हो गया, सीधा सीधा। ऐसे केस में देखिए, ऐसा कोई भी केस आता है आपके सामने तो सीधा 100 मान लिया कीजिए। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि वो कैंसिल करने में बहुत आसानी होती है और कैलकुलेट करने में बड़ा आसानी होती है। x मानेंगे तो समय लगाएगा, है ना। जब आपको वैसे एग्जाम्स में लिखना हो, बोर्ड एग्जाम्स में लिखना हो, तब आप जरूर x मान लिया कीजिए, बट एग्जाम्स में, मतलब जो MCQs वाले होते हैं, वहां पर 100 मान के फटाक से कर लीजिए, तुरंत आंसर आ जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 392 को भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका 7। 7 से भाग देंगे तो एक पूर्ण धन संख्या होगी, मतलब 3 बार उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है एक ही संख्या से। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का योग 210 रुपए है, जो कि क्रमशः 5, 6 और 8 के अनुपात में है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। दिस टाइम एज क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आपको क्या करना है,
5x 6x 8x। अब उसकी वैल्यू निकालनी है तो चूंकि 1 रुपए वाले तो उतना ही रहेगा, 5x ही रहेगा। 6x बटे 2 हो जाएगा। क्यों बटे 2 हो जाएगा? क्योंकि 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होंगे। और फिर 8 की बात आती है तो 8 बटे 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसी तरीके से इस इक्वल्स टू 210 कर लेंगे। इसका जो सही उत्तर हमारा आ जाएगा ये आएगा 105 संख्या मिलेगी हमें। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 105। किसी टैंक का 1/5 भाग भरा हुआ है तो खाली कितना है? 4/5 भाग। यदि उसमें 500 लीटर पानी डाल दिया जाए तो टैंक पूर्णतः भर जाएगा। अभी टैंक में कितने लीटर पानी है? कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? अगर 1/5 भाग भरा हुआ है तो खाली कितना हो गया? 4/1 माइनस 1/5 बराबर 4/5। 4/5 बराबर 500 लीटर, इसलिए एक भाग का मतलब निकाल लेना है। और एक भाग जैसे ही निकलता है तो उसी हिसाब से आपको 1/5 की वैल्यू निकाल देनी है। तो बस इसका सही आंसर जो है वो 125 आ जाएगा, है ना? क्योंकि पूर्ण एक भाग का पूरा जो कैपेसिटी है वो 625 लीटर आएगा। सिंप्लीफाई करने पे आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सरल सा सवाल है भाई। अंडर रूट, बड़ा सा रूट है 49, 29, 19, 11 और 5। तो लास्ट की तरफ से सॉल्व करते जाइए। इसको करेंगे 7 बनेगा, 7 इसको जोड़ देंगे, 9 7 16 तो 36 बनेगा, 6 आ जाएगा ये। और ये फिर 6 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा और 5 और 4 9 तो उत्तर आ जाएगा 3। कुछ नहीं करना है, आसान सा सवाल। आगे बढ़ते हैं। कौशल प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत हल के लिए 2 अंक होता है। वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है, तो कौशल ने कितने सही उत्तर दिए हैं? कुछ नहीं करना है। देखिए इसको हम एक्स वाई से बना लेते हैं। आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना? 30। माना कि सही प्रश्नों की संख्या x थी, गलत प्रश्नों की संख्या y थी। x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 और 40 अंक प्राप्त किया है। तो चूंकि 3x, एक सही के 3 अंक मिलते हैं तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 40। अब दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी x की वो हो जाएगी आपको 20। 20 मतलब कि सही प्रश्नों की संख्या थी 20 और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 10। बस आगे बढ़ते हैं। सुहास ने एक वस्तु को 7500 रुपए में बेचकर 25% घाटा किया। 25% लाभ कमाने के लिए उसे यह वस्तु कितने में बेचनी होगी? कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, एकदम देखते ही आंसर आ रहा होगा जो वहां पे आपके 125 मतलब कि 12,500 रुपए में। देखिए 7500 रुपए बेचा तो 25% का घाटा लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपए की वस्तु थी वो, है ना? क्योंकि 25% है, यहाँ सीधा कैलकुलेशन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो 25% लाभ कमाना है, 10,000 प्लस 25% कितना हो गया? 12,500 रुपए। बस 10 वर्ष में ए की आयु 10 वर्ष पहले के बी की आयु से दोगुनी होगी। अब ए बी से 9 वर्ष छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? अब इसमें भी कुछ करना नहीं है। आपको पता है कि 10 वर्ष में मतलब आज से 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पहले के बी की आयु से दोगुनी होगी। अब ए बी से 9 वर्ष छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? देखिए आपको क्या करना है, मान लेना है कि बी की आयु x है, ए की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x माइनस 9 प्लस 10, क्योंकि कह रहा है 10 वर्ष बाद, और b के 10 वर्ष पहले से दोगुना हो जाएगी उसकी उम्र, तो x माइनस 10 इंटू 2 कर दीजिए। सिंप्लीफाई करिएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जानते हैं? 21 आएगी। x की वैल्यू 21, b की आयु कितनी होगी? 21। अभी b की आयु 21 है। और इसको उल्टा भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आंसर आ जाता है तो। और ये तरीका है प्रश्न को चेक करने का कि मैंने सही किया है कि गलत। आगे बढ़ने। एक ट्रेन 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? कुछ नहीं करना है। एक ही दिशा में जब दो चीजें चल रही हो तो उनका सापेक्षिक चाल घट जाता है। तो 40 माइनस 25 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, जिसको मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। और 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड के बाद करने के बाद में
आपको क्या करना होगा कि 48 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकती है वो निकाल देना होगा। तो ये उत्तर जो है ये आ जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर उस ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि वह उतने समय में अपनी लंबाई पार करेगी पूरे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 57 इज 200 मीटर करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है मैंने जो समझाया आपको? शायद अगर है ऐसी कोई दिक्कतें आती है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जानने का मौका दीजिए। यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई a प्लस बी हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये भी बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल है। विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट 2 गुने भुजा। तो फिर कैसे निकाल देंगे भुजा? भुजा निकालेंगे a प्लस बी अपॉन रूट 2, मतलब जितना विकर्ण है उसका अपॉन रूट 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो हाफ 1/2 a प्लस बी का स्क्वायर। बस सिंपल है, क्योंकि रूट टू से गुना होगा तो वो तो पूरा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आएगा और फिर a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 18 को m-3 से भाग देना है। कुछ नहीं करना है, m-3 इक्वल्स टू 0 लिखना है। m की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब 3 की वैल्यू जो है यहाँ पे m की जगह पुट कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 3 9 27, 27 81 प्लस 3 3 9 9 चौके 36 प्लस 5 15। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका जो उत्तर है वो आएगा 150। ठीक है, आसान था ना? हाँ, अब आइए लास्ट क्वेश्चन है शायद मैथमेटिक्स का। यदि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 24 दिन में, ए और सी 36 दिन में, तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे? कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36 और जोड़ने के बाद में वहां पे लास्ट में 2 से गुणा कर देना है, क्योंकि 2ab 2bc 2ca होगा। तो इसका सही उत्तर जो आएगा आपके स्क्रीन पे वो होगा 16 दिन। राइट, 16 days would be the right answer over here। आगे बढ़ते हैं, अब शायद साइंस का क्वेश्चन शुरू हो चुका है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो जल में विलय इसमें से विटामिन सी होता है ना। विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल। आगे बढ़ते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत सोर्स। अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत, अमाशय, फेफड़े या फिर ब्रेक? इसका सही उत्तर जो है वो होगा, इसका सही उत्तर हमारे सामने फेफड़ा होगा। क्षय रोग फेफड़े से संबंधित है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? बैक्टीरिया, फंजाई, चूहा या केंचुआ? तो केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। वो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है क्योंकि हमेशा वो उसको खोदता रहता है ताकि उसमें नाइट्रोजन जाए, चीजें जाए और जो भी मिनरल्स हैं वो मेंटेन रहे ऊपर नीचे होने के बाद। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में रुधिर के निर्माण का स्थान है तो अस्थि मज्जा, हृदय, प्लीहा या यकृत? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका प्लीहा। स्प्लीन शायद कहते हैं इसे अंग्रेजी में। तो प्लीहा मानव शरीर के रुधिर में निर्माण का स्थान है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रेशम कीट के लार्वा से। रेशम कीट के लार्वा से प्यूपा बनता है ना। आगे है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, ऊपर, सभी। कहां पे बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। जो भी चीज हम देखते हैं तो हमारे लेंस के पीछे में रेटिना लगी होती है, उसी पे इमेज बनती है और फिर वो फाइनली जो है हमारे ब्रेन को भेजता है और हम पता कर पाते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे दिखती है। ठीक है, 67 ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, ए और बी दोनों परिपथ में या एकीकृत परिपथ में? 67 क्वेश्चन नंबर 67 मतलब केवल एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, एसी परिपथ में। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? द्रव्यमान संरक्षण पर, उष्मा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संवेग संरक्षण पर। रॉकेट संवेग संरक्षण पर काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ, संवेग को शायद मोमेंटम बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, मुझे याद भी नहीं। वर्णाधनता से ग्रसित व्यक्ति किस दो रंगों की पहचान, मतलब इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस से कौन से दो रंगों की पहचान करने में दिक्कत महसूस करता है, तो इसका जो सही उत्तर आएगा हमारा यह आएगा हरा और लाल। लाल और हरा दो ये जो मेजर कलर है उसको दिक्कत होती है इसे पहचानने में, इसलिए आप देखते होंगे डॉक्टर्स जो आपकी ब्लाइंडनेस की टेस्ट करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस की, उनके पास एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें लाल हरा रंग से बहुत सारे वो अंक लिखे होते हैं जिसमें से हमें पहचानना होता है पढ़ के। आप सभी अगर टेस्ट नहीं कराया हो कभी तो जरूर करवा लीजिएगा कलर ब्लाइंडनेस का। बॉक्साइट कौन सी धातु का अयस्क है? तांबा, एल्यूमिनियम, टिन या जस्ता? तो आपको जरूर पता होगा, मैं समझता हूं कि ये है एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है? तो ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी के कारण होता है ना। सी से स्कर्वी, ए से रतौंधी, बी से बेरी, डी से रिकेट्स। कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? तिलचट्टा, खटमल, चींटी या फिर ये सभी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। सही। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? संरचन, प्रकाश संश्लेषण या फिर अवशोषण या फिर परासरण? इसका सही उत्तर जो है 74 इज प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन निर्माण करते हैं कौन? पौधे। 75 क्या है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित, जस्ट अ मिनट, इट इज नॉट गेटिंग स्टॉप। माफ कीजिएगा, ये बीच में थोड़ा सा रह गया, 2 मिनट आपका वेस्ट हुआ, मानिए कोई दिक्कत नहीं है। इतना लंबा वीडियो था तो अब इसे वो मैं नहीं समझता कि रोक के फिर से बनाऊं, क्योंकि इम्पोर्टेंट था। आपको चीजें जो जरूरत की है वो तो चल ही रही हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? ये फेरिक क्लोराइड, फिटकरी, सोडियम बेंजोएट या इनमें से कोई नहीं। 75 क्वेश्चन नंबर 75 द आंसर इज सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के रूप में निम्नलिखित में से सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सबको पता होगा, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसे। सोडियम क्लोराइड, जिसे कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कारण से हवा में बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? परावर्तन, विवर्तन या पूर्ण परावर्तन या फिर अपवर्तन? क्या होगा? सही सही बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा परावर्तन से। परावर्तन। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है पानी में, निर्वात में, वायु में या लोहे में? लोहे में, सॉलिड में जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लेता है? तो तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, लेकिन यहाँ जो नियरेस्ट आंसर है 8 मिनट, उसी को हम सही मानेंगे। 8 मिनट 20 सेकंड, तकरीबन 500 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से किस यंत्र से विद्युत धारा को मापन करते हैं? आमीटर, एनीमोमीटर, कम्यूटेटर या फिर वोल्टमीटर? विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट किससे मापते हैं? आमीटर से नापते हैं ना, राइट? Ammeter is the right answer over here. Ammeter. अब आ गया हमारा जीके का क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। आप मुझे बताइए कि सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि कब मनाई जाती है? हर साल मनाई जाती है और अब इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन वो दिवस बताना है, दिन बताना है, तारीख बताना है। कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम या फिर मुंबई? कहाँ स्थित है भाई?
तो ये है हमारा बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है इटली की मुद्रा का क्या नाम है? रियाल, लीरा, रूबल, पौंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लीरा। इटली जिसकी राजधानी कहाँ है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, है ना। और इसकी मुद्रा का नाम लीरा है। अच्छा ये बताइए कि रूबल किस देश की मुद्रा है? ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना होगा। रूबल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। ये तो रटा पिटा होगा आपका, 5 जून पर्यावरण दिवस। और आपको बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे, है ना। ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ हम चल पड़े हैं और 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथकली किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कथकली कहाँ का है? केरल का, केरल का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 साल। 65 साल सर्वोच्च न्यायालय की होती है और हाई कोर्ट के जजेस की 62 साल होती है, 62 ईयर्स। ठीक है ना। और हाँ आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने जजेस होते हैं, कुल संख्या बताइएगा, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी बताइए कि हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है कि पूछा जाएगा आपसे, इसी साल जरूर पूछा जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ है? जयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में? तो ये है जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे कि पिंक सिटी भी कहा जाता है, हवा महल है उधर। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 28 अगस्त 2014। अब देखिए ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से जो भी योजनाएं होती है जो ज्यादा पॉपुलर हो, जैसे जन धन योजना बहुत ज्यादा पॉपुलर था इनफैक्ट, और वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप बाय दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। लेकिन अभी आपको जो भी प्रेजेंट समय में चीजें चल रही होंगी, जो भी स्कीम्स चल रही होंगी, वो कब लॉन्च हुई, कहाँ से लॉन्च हुई, किस क्षेत्र से रिलेटेड है वो, तो ये जानना जरूरी है। उज्ज्वला योजना वगैरह वगैरह, अमृत महोत्सव वगैरह वगैरह। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर इस पे चलते हैं कि 16वीं लोकसभा हेतु प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं जानते हैं आप? प्रोटेम स्पीकर वो इंसान होता है जो जैसे ही कोई इलेक्शन खत्म होता है लोकसभा का, तो नए नए लोगों को शपथ दिलवाया जाता है। तो प्रेजेंटली टेम्पोररी बेसिस पे एक इंसान को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो कि फाइनली सबके शपथ के बाद वो रिजाइन करता है और फिर नया स्पीकर बनता है वहां पे तुरंत। मतलब उसको ये सोचिए कि मुश्किल से 1-2 दिन के लिए ही बनाया जाता है बस स्पीकर लोकसभा का, सिर्फ शपथ दिलाने के लिए, है ना। जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनको तो राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ, लेकिन जो बाकी एमपीज हैं उनको प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाता है वहां पर। तो उस समय का आंसर जो है वो कमलनाथ था। लेकिन आपको बताऊं कि वीरेंद्र सिंह को बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद। वीरेंद्र सिंह, है ना, बीजेपी के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है। आगे बढ़ता हूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? तो ये आपको याद रखना होगा। मतलब उस समय तो शायद एच एल दत्तू थे, और अभी जो है वो 50वें चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ याद रखना है आपको। ये देखिए लगातार पूछा जा रहा है ये सवाल, तो मैं समझता हूँ कि मुख्य न्यायाधीश बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुख्य न्यायाधीश के अलावा भी कई सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए जो कि जानना जरूरी है। ठीक है, हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे कि भारत के शीर्ष खिलाड़ी पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? स्नूकर। स्नूकर खेल को आप जानते हैं। वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, तो ये दोनों को मिला था एक ही साथ, एक ही साल में इनफैक्ट। और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये इंटरनेशनल लेवल वाले भी आपको याद रखना होगा। कंप्यूटर में पासवर्ड का क्या उद्देश्य होता है? पासवर्ड क्यों होता है? तो सुरक्षा करने के लिए होता है। कोका कोला कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? ये एक थोड़ा सा मतलब ऑड क्वेश्चन हो गया जो शायद सभी को नहीं पता होगा। तो इसका मुख्यालय है एटलांटा में। एटलांटा यूएस की कंपनी है ये कोका कोला। और कैंपा कोला भी ले आए हैं हमारे अंबानी जी इसको कंपटीशन देने के लिए, कैंपा कोला, जो कि इसके कम दाम में भी है ना। कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। आगे है निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? फेसबुक, ऑर्कुट, गूगल प्लस और जीमेल। सोशल मीडिया ऑर्कुट भी था, फेसबुक भी है, गूगल प्लस और जीमेल, इन दोनों में से
कंफ्यूजन है, आपको भी हो रहा होगा कि क्या है। तो जीमेल जो है वो सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। बाकी गूगल प्लस, ऑरकुट, फेसबुक, ऑरकुट तो बंद हो चुका है, पहले था, मतलब 2010 वर्ष के करीब या उससे भी पहले था, है ना। मैंने आईडी बनाई थी, मुझे याद है, मैं तब क्लास 10th में हुआ करता था। निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है भू राजस्व कर, पथ कर, मनोरंजन कर, ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये है आपका ये सभी। सभी भू राजस्व कर भी लगाया जाता है, रोड टैक्स भी लगाया जाता है और मनोरंजन टैक्स भी लगाया जाता है। तो ये सभी के सभी राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस या फिर ग्रेट ब्रिटेन? तो इसका सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। इसके बाद पीसी, पीसी का अर्थ है व्यवसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सीधा मारिए, पर्सनल कंप्यूटर पीसी का मतलब है। अगला है आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो है उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जिनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और ये रहा हमारा 100 क्वेश्चन का पूरा जत्था जो आप तक पहुंचाना था, और जरूर हमने बड़े धैर्य के साथ पहुंचाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।